करण औषधियों में इतना खोया रहता है कि उसे दिन रात की कोई सूध नहीं रहती। वो बस औषधालय में ही बैठा बैठा औषधियां बनाने में लगा रहता है और इसी बात का फायदा उठाकर केशव उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। करण ने अपने आलसी जीवन के कारण उसके बाबा का नाम बहुत दबाया था। उसके बाबा एक कुलपति थे। कुलपति जी के बेटे को निकम्मा देखकर पूरा नगर करण पर तो हंसता ही था, लेकिन कुलपति जी का भी मजाक बनता था। इसी बात का करण को भी बुरा लगता था। इसीलिए उसे अब ऐसी औषधियां मिली थी जिससे वो उसके बाबा का नाम गर्व से ऊंचा करेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। प्रताप उधर केशव की बातें सुनकर घबरा सा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि केशव इतने बड़े प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। केशव प्रताप पर हक जमाते हुए कहता है, सोच में मत पड़ो प्रताप, ये काम तुम आसानी से कर सकते हो। तुमने मेरे हर काम में मेरा साथ दिया है, अब इस बड़े प्लान की बारी है। नहीं मास्टर केशव, ये सही नहीं है। मेरा तो बुरा हाल इस प्लान को सुनकर ही हो गया। मुझसे ये आग वाला काम नहीं होगा। प्रताप घबराते हुए केशव से कहता है। केशव प्रताप के मुंह से ना सुनकर गुस्से में आ जाता है और केशव जब भी गुस्से में आता है वो अपनी मुट्ठी बंद करके दूसरे हाथ से मूंछों को ताव देने लगता है। केशव मूंछों को ताव देते हुए गुस्से में प्रताप से कहता है, बेवकूफों जैसी बात मत करो प्रताप। ये मत भूलो कि तुम मेरे ही सर्वेंट हो। तुम्हारा जीवन मुझ पर ही टिका हुआ है और तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो। और फिर इस काम में तो कोई योद्धा जैसे लड़ने वाली बात भी नहीं है। बिल्कुल छोटा सा काम है ये। हाँ मास्टर केशव, अगर आप लड़ने वाली बात करते तो मैं किसी से भी लड़ लेता, लेकिन औषधालय को जलाने जैसा काम तो मेरे बस का नहीं है। और फिर आप ही बताइए, अगर औषधालय को ही जला दिया तो आपकी और मेरी पावर तो कमजोर ही पड़ जाएगी। कैसे इतनी जल्दी नई औषधियां तैयार होगी? आप करण को मारने का कोई दूसरा प्लान सोचिए। केशव की बात को पूरा करते हुए प्रताप कहता है, दूसरा प्लान कुछ भी नहीं है प्रताप। अभी तो उस करण को मारने के लिए मुझे ऐसे घटिया प्लान तैयार करने पड़ रहे हैं, यही मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब राज करने वाला टाइम ज्यादा दूर नहीं है। तुम चाहो तो मुझसे डबल कीमत ले लेना, लेकिन आज कैसे भी करके इस प्लान को अंजाम देना ही होगा। केशव अपनी बात में वजन लाते हुए कहता है। केशव की डबल कीमत वाली बात को सुनकर प्रताप थोड़ा विचार करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर कहीं किसी ने भी गलती से भी देख लिया और ये बात कुलपति जी को पता चल गई तो उसे परिवार के साथ धोखा करने के लिए मौत की सजा हो जाएगी। फिर ये डबल कीमत उसके किस काम की रहेगी? उसके दिमाग में अब दो बातें चल रही थी, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो डबल कीमत मिलेगी। जो होगा देखा जाएगा, वही सोचकर वो लालच में आते हुए कहता है, पक्का ना मास्टर केशव? हमारी हर बात की तय कीमत से इस बार डबल मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस बार काम बहुत ही रिस्की है, तो तुम थोड़ा सावधान होकर मिशन को अंजाम देना, क्योंकि अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया तो पता नहीं दोबारा ऐसा मौका कब हाथ लगे। केशव प्रताप की बात को पूरा करते हुए कहता है, लेकिन पहले ये तो पता लगा लो कि वो करण आज वहां जाएगा भी या नहीं, फिर मिशन को अंजाम देना। केशव के पिता पीछे से केशव से कहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर केशव भड़क उठता है। वो पीछे मुड़कर कहता है, आप तो रहने ही दीजिए पिताजी, आपको हर बार नेगेटिव बातें ही करनी होती है। अगर वो रोज रात भर वहां औषधालय में रहता है तो आज भी जाएगा ही, उसमें पता लगाने की क्या जरूरत है? केशव को भड़कता हुआ देखकर उसके पिता उसको समझाते हुए कहते हैं, क्यों इतना भड़कते हो तुम? मैं बस बोल रहा हूं कि उसे मारने के लिए उसका वहां होना भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आज उसके दिमाग में कुछ और आ जाए और वो वहां जाए ही नहीं,
क्योंकि तुम तो जानते हो कि वो एक नंबर का संकी है। केशव, उसके पिता और प्रताप तीनों मिलकर अब प्लान को अंजाम देने पर विचार कर रहे थे। उधर करण की मां कुलपति जी से मंदिर में पूजा करने के बाद सीढ़ियों से उतरते समय कहती है, आपको तो अब करण की कोई फिक्र ही नहीं रहती। कहाँ जाता है, क्या करता है, कब खाता है, कब सोता है, कुछ भी फिक्र नहीं है आपको उसकी। आप तो ऐसे बेफिक्र हो गए हैं जैसे आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। सुनंदा भी अभी तक मायके में ही है। पता नहीं कब वो इस घर में आएगी, या फिर आएगी भी या नहीं। मुझे तो अब चिंता होने लगी है करण की। करण की मां इससे आगे कुछ बोल पाती कि कुलपति जी उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा करण को, वो अपनी जिंदगी आराम से ही जी रहा है। अगर उसका ध्यान खाने, सोने, इन चीजों से ज्यादा औषधियां बनाने में है तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। और मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो एक दिन जरूर सुनंदा को भी घर ले आएगा। तो तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो, वो जो कर रहा है उसे करने दो। कुलपति जी के मुंह से करण के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसकी मां चुप्पी साध लेती है। वो सोचती है कि जब करण औषधियां नहीं बनाने लगा था तब तक कुलपति जी करण की पल पल की खबर रखते थे और उसे टोकते रहते थे, लेकिन अब वो करण की कुछ भी परवाह नहीं करते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, आप करण को रात में कहीं भी जाने की इजाजत मत दीजिए। मैं खुद भी यही चाहती हूं कि वो भी परिवार के सभी सदस्यों की तरह ही कामयाब हो, लेकिन इस तरह रात में उसका औषधालय में ही बैठे रहना ये ठीक नहीं है। करण के नाम पर अब दो तरह की चर्चा हो रही थी। एक तरफ करण को मारने की प्लानिंग केशव, उसके पिता और प्रताप कर रहे थे, तो दूसरी तरफ करण को रात में औषधालय में जाने ना दिया जाए, ये बात उसकी मां कुलपति जी से कह रही थी। दोनों तरफ अलग अलग चर्चाएं हो रही थी। केशव, उसके पिता और प्रताप ये चाहते थे कि करण रात को औषधालय में आए ताकि वो उसे खत्म कर दे, और उसकी मां ये चाहती थी कि करण औषधालय में नहीं जाए। केशव को अपने पद का इतना घमंड था कि अपने सगे ताऊ का लड़का होने के बावजूद भी वो करण को मार देना चाहता था। केशव अपने कमरे में बैठा रात होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। सूरज भी आज डूबने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे सूरज को भी ये पता लग गया था कि उसके जाते ही कुछ गलत होने वाला है। केशव को अब एक एक मिनट भी एक एक घंटे की तरह लग रहे थे। वो इंतजार करते करते थक गया था, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी प्रताप केशव के कमरे में पहुंचकर कहता है, मास्टर केशव, मैं दो आदमियों को लाया हूं। ये दोनों मेरे अंडर रहकर पूरे औषधालय पर तेल डाल देंगे। ये दोनों बहुत ही वफादार हैं। आप इनकी चिंता मत कीजिए। ये तेल डालकर वहां से निकल जाएंगे, फिर जलाना मेरा काम है। अभी मैं इनको भेज देता हूं, जरूरत होगी तो इन्हें बुला लेंगे वापस। प्रताप की बात सुनकर केशव हाँ में सिर हिला देता है। प्रताप उन आदमियों को बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है। इधर करण अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि मां ने उसे रात में औषधालय में जाने से मना कर दिया। वो मां से झूठ बोलकर वहां कैसे जा सकता है। कल जब देर रात तक वो औषधालय में बैठा हुआ था तो उसकी मां ने उसे कान पकड़कर वहां से घर ले आई थी। करण के सामने भी यही मुश्किल थी कि वो औषधालय में जाए या नहीं, लेकिन तभी उसने सोचा कि वो मां को मना लेगा। धीरे धीरे अब रात होने लगी थी। करण अपने कमरे में औषधियां लेकर अपने मां के कमरे में जाता है। तू मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना करण, मैं जानती हूं तू मेरे कमरे में क्यों आया है। करण को अपने कमरे में देखकर उसकी मां उसके बोलने से पहले उससे कह देती है, मां बस थोड़ी देर की इजाजत दे दो। मेरे पास जो औषधियां हैं उनका प्रभाव रात में अधिक रहता है, इसीलिए मेरा वहां जाना रात में जरूरी है। मैंने खाना भी खा लिया है और अपने सारे काम कर लिए हैं। मां आप बस इजाजत दे दो, मैं ज्यादा देर रात तक नहीं रुकूंगा वहां। करण अपनी मां से गिड़गिड़ाते हुए कहता है। करण की बात सुनकर उसकी मां उसकी बात मान लेती है,
लेकिन वो नाराज मन से कहती है, ठीक है तुम जाओ, लेकिन वादा करो कि काम खत्म होते ही जल्दी वापस आओगे। करण अपनी माँ को वादा करके वहां से जाने के लिए निकल जाता है। वो अब अपना बैग कंधे पर टांगे औषधालय की तरफ बढ़ने लगता है। करण को कुछ खबर नहीं थी कि उसके पीठ के पीछे क्या हो रहा था। रात का चांद खिल चुका था। वो अपनी रोशनी से पूरे वातावरण को सुंदर कर रहा था। औषधालय के बाहर पूरा माहौल काफी मनमोहक था। प्रताप औषधालय के पास एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखता है तो उसे करण औषधालय में जाता हुआ दिखाई देता है। उसे औषधालय में जाता देखकर केशव सीटी बजाकर अपने आदमियों को बुला लेता है। वो आदमी केशव के कमरे से तेल निकालकर औषधालय के बाहर लाकर रख देते हैं। फिर आखिरी बार केशव प्रताप को समझाते हुए कहता है, प्रताप, आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। तुम्हें इस मिशन में कामयाब होना ही है। अब जाओ, जलाकर राख कर दो करण सहित पूरे औषधालय को। प्रताप केशव की बात सुनकर विश्वास के साथ हाँ में गर्दन हिला देता है और वहां से निकल जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है, तुम बिना आवाज के धीरे धीरे पूरे औषधालय पर तेल छिड़क दो। जितना भी तेल है सब डाल दो औषधालय पर। उसके आदमी प्रताप की बात सुनकर तेल छिड़कने के लिए निकलते ही हैं कि उन्हें पीछे से किसी के छींकने की आवाज सुनाई देती है और प्रताप उस छींक को सुनकर बहुत ही घबरा जाता है। आखिर क्या होगा अब? क्या करण को भी उस छींक की आवाज सुनाई दी है? क्या करण भी छींक सुनकर बाहर आ जाएगा? कौन है वो छींकने वाला आदमी? क्या प्रताप आज पकड़ा जाएगा? क्या वो अपना मिशन आज पूरा कर देगा या फिर पूरी कहानी ही बदल जाएगी? अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।